जो भी डिस्कस किया था वो थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है. We have discussed about industrial applications, we have discussed about household applications, we have discussed about sewage treatment plant, that is nothing but primary treatment and secondary treatment. उसको और क्या बोला जाता है, physical treatment और biological treatment. We have seen what is biogas, कौन से बायोगैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन बायोगैस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, that is anaerobic bacteria. When they feed on activated sludge, they release their end product as biogas. और बायोगैस किसके लिए इम्पोर्टेंट है, रूरल एरियाज के लिए कुकिंग गैस प्रोवाइड करने के लिए और लाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. दैट इज अवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स मीन्स व्हाट? इन डे टू डे लाइफ यू ऑल नो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. हम लोग घर पे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. कितना ध्यान रखना पड़ता है. वी नीड टू गिव देम वाटर, वी नीड टू गिव देम इनफ सॉइल, वी नीड टू टेक केयर दैट इंसेक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट अराउंड देम सच दैट देयर लीव्स और देयर ग्रोथ गेट रिटार्डेड, यानी कि वो ग्रो करना बंद कर दे. ऐसे इंसेक्ट्स हमें उसके आजू बाजू में नहीं चाहिए. वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. फॉर दैट वी नीड टू टेक केयर अ लॉट. इन द सेम वे फार्मर्स आर डूइंग फार्मिंग, वहाँ पे भी उनको उतना ही ध्यान रखना पड़ता है. तो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. अब तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, पेस्ट जो प्लांट्स के साइड ग्रो होती है प्लांट्स को और उनके ग्रोथ को डिस्टर्ब करती है. वी वर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. अभी ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम कुछ ऐसा यूज करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, एज वेल एज जो भी पेस्ट यानी कि जो भी इंसेक्ट जो प्लांट के लिए हार्मफुल है बस उनको ही किल करें और किसी को किल ना करें. सो दिस इज द मेन एम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स. वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल. हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड्स. किसको कंट्रोल करने के लिए? दो चीज है. फर्स्ट इज डिजीजेस इन प्लांट्स. वी नीड टू कंट्रोल द डिजीज. Each and every plant is not growing perfectly. Some of them are having disease. वो डिजीज को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेंगे. इन द सेम वे टू कंट्रोल द पेस्ट. किसको कंट्रोल करना है, पेस्ट को. तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑल्सो वी आर यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स. Nowadays we are using two things, that is insecticides and pesticides. Insecticides यानी कि sides means to kill the insect, that type of particular killing of insect, and that particular it is known as insecticide. And if you want to kill pest, then it is known as pesticide. But these both things, if we are using in day-to-day life, they are very harmful. To whom? किसके लिए harmful है दोनों की दोनों? They are toxic and they are harmful to human beings as well as animals. They are harmful to us in the environment and they are harmful to animals staying on this earth. So, we cannot use them more and more. We need to decide something or something aside of that insecticide and pesticide. So, what is that? We'll move further. They pollute. It means if we are using these insecticides and pesticides, they are obviously harmful, but there is pollution taking place of crop, vegetables, fruits and environment, as well as weedicides. कहाँ पे होते हैं, soil, ground and water. So there are three things now: insecticides, pesticides and weedicides. If we are using insecticides and pesticides, they are harmful. Why? Because they are polluting the environment, either fruit, vegetable or crops. Now you just think, we are eating vegetables, we are eating for example brinjal, but to control or to provide growth to the plant of brinjal, farmers are using these two things, insecticides and pesticides. उन पे डालते हैं. अभी प्लांट पे डाला तो ऑब्वियस है ब्रिंजल ग्रो हुआ, तो हमने वो लिया, हमने कंज्यूम किया, तो हार्मफुल किसके लिए हुआ, हमारे लिए. सो एट लास्ट they are disturbing environment, fruit, vegetable and crops. और weedicides जो है वो कहाँ पे होते हैं, soil, ground और water. These three things are very harmful. अभी उसकी जगह पे
if we are using something that is organic in nature, organic यानी क्या? You are using organic matter to destroy the pest in such a manner जहाँ पे chemicals use नहीं होगा, जहाँ पे chemicals use नहीं होगा, लेकिन we will be using some biocontrol agents जो harmful पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर डालेंगे, लेकिन यूजफुल पेस्ट को वहाँ पे ही रखेंगे. प्लांट्स के लिए कई पेस्ट ऐसे होते हैं, कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उनके लिए चाहिए होते हैं, यूजफुल होते हैं, उनको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जो हार्मफुल है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. वो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. वी विल बी सीइंग फर्दर. अभी तक एग्रीकल्चर में क्या होता है? नेचुरल प्रीडेशन, यानी कि प्रीडेशन यानी कि जो प्रे पे अटैक करता है. फॉर एग्जाम्पल यू थिंक एक इंसेक्ट है, वो एंट को खा रहा है, तो इंसेक्ट क्या हुआ? प्रीडेटर. और जिसको खा रहा है एंट को, वो क्या हो गया? प्रे. तो एग्रीकल्चर में नेचुरल सिस्टम अभी अवेलेबल है. उस नेचुरल सिस्टम अवेलेबल को अभी हमें डिस्ट्रॉय करना है या प्लांट को ग्रोथ करवाना है, तो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. अभी आया है ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स? नो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, नो इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड. तो आप बोल सकते हैं दे आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स, सो इट इज प्योर, इट इज नॉट हार्मफुल. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज हेल्दी. ऑब्वियसली अगर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहा है, केमिकल्स यहाँ पे नहीं छिड़के जाते हैं, यानी कि दे आर हेल्दी इन द एटमोस्फियर. बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? The whole living organisms or the living things staying, or the diverse varieties of living beings staying on this earth, that is biodiversity. सारी की सारी जो इस अर्थ पे है वो हेल्दी रहेंगी. क्यों? Because they are not using any pesticides. I hope you are clear. Then there is a higher sustainability. Higher sustainability means the longer you live, the longer the atmosphere is clear, the longer the environment is clean, the longer no chemicals are used. जब तक chemicals use नहीं होंगे उतनी ही लंबी हमारी life होगी. Fine. So there is higher sustainability. Pests are not eradicated totally. पूरे के पूरे eradicate यानी कि खत्म, यानी कि kill नहीं हो जा रहे यहाँ पे, लेकिन जितने जितने harmful होंगे उतने ही पेस्ट को रिमूव कर देंगे, और जितने जितने इम्पोर्टेंट होंगे वो पेस्ट वहाँ पे ही रहेंगे. कैसे होगा ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे. सो ऑर्गेनिक फार्मर्स, दे डोंट यूज केमिकल्स, दे मेक बायोडाइवर्सिटी हेल्दी, देयर इज हायर सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टाइम लाइफ होंगी, और पेस्ट पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हो जाएंगे. दे आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स बाय चेकिंग एंड बैलेंसिंग द लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम. दे आर चेकिंग एंड दे आर बैलेंसिंग. In between what they are checking and balancing, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे तो वो लोग चेक करेंगे और बैलेंस करेंगे. कौन सी दो चीज को चेक और बैलेंस करेंगे? दे विल सी विद इन द लिविंग सिस्टम एंड विद इन द वाइब्रेंट इकोसिस्टम वेयर दिस biocontrol is needed. At that point only they will be using their biocontrol agents. The rest of the things will be as it is. So there is a balance, there is checking between or within the living organisms, living system, as well as vibrant ecosystem in which we are staying. Ecosystem means the ecosystem having trees, having forest, where animals are staying, where insects are staying, and on this earth where human beings are staying. These all things are being balanced with the help of organic farming. इन कंपेयर टू दैट अब हम देखेंगे तीसरी चीज जो है कन्वेंशनल फार्मिंग. कन्वेंशनल फार्मिंग का एक ही गोल है, टू यूज द केमिकल्स. दे आर यूजिंग केमिकल्स एंड केमिकल्स. सो यूज ऑफ केमिकल्स आर डन. ऑब्वियस इट इज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. दे यूज टू मेक अंडरस्टैंड फ्लोरा एंड फोना. व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फोना? यू मस्ट बी क्लियर. That is a relationship between flora and fauna, but they are totally opposite to each other. One is related to only and only flowers, and another one is related to animals. So there is a relationship between flora and fauna, and there should be continuing food web. अभी food web continue रहने के लिए there is a need to make interaction between each and every organisms or insects staying in the ecosystem. जो भी जहाँ पे भी रह रहे हैं
उस फूड वेब को क्रिएट करने के लिए, चालू रखने के लिए वी हैव टू स्टॉप समथिंग विच इज हार्मफुल। उसके लिए अगर हम केमिकल्स यूज करेंगे तो फूड वेब भी नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यहाँ पे कन्वेंशनल फार्मिंग में दे आर यूजिंग केमिकल, सो इट इज ऑब्वियस कि फूड वेब मेंटेन होगा नहीं। फूड वेब कहाँ पे मेंटेन होगा? अगर हम कौन सा फार्मिंग करें? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन टुडेज लेक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से पेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है और डिजीज को प्लांट में से इरेडिकेट करना है। लेकिन उनमें 3 चीजें हैं जो अभी फिलहाल हमने डिस्कस की। एक था एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में नेचुरल प्रिडेशन हो रहा है, यानी कि कोई एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है और ऐसा पूरा का पूरा चेन है। हमने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है, केमिकल को यूज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस है बायोडाइवर्सिटी हेल्दी होगी, हमें लॉन्ग लाइफ सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, हेल्दी लाइफ रहेगी। देन देयर इज पेस्ट इरेडिकेशन, बट पेस्ट आर नॉट, सभी पेस्ट इरेडिकेट नहीं करना है हमें, सिर्फ जितने जितने हार्मफुल है उन सभी पेस्ट को इरेडिकेट करना है, जितने हेल्पफुल है उनको रखना है। यानी कि देयर इज अ बैलेंस, देयर इज चेकिंग इन द इकोसिस्टम विद इन द लिविंग सिस्टम एज वेल एज विद इन द इकोसिस्टम। ये चेकिंग और बैलेंस की वजह से क्या होगा? पूरा एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा। तीसरी चीज देखी कन्वेंशनल फार्मिंग, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहे हैं और फूड वेब पूरा क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। So this was all about today's lecture. I hope you are getting. We will continue from this exact particular topic of microbes and biocontrol agents in our next lecture. Stay tuned and thank you so much. Our crops are being damaged by pests and diseases. Integrated Pest Management, or IPM, aims to suppress pests and diseases below the economic threshold, while respecting environmental considerations as much as possible. IPM uses a whole set of tactics, including the use of chemical crop protection. However, the use of chemical crop protection in agriculture and horticulture is becoming more and more restricted. Nature has its own methods to protect plants against pests and diseases. Naturally occurring enemies attacking insects, bacteria, fungi and viruses, which potentially cause damage in plants. This results in a natural balance. These natural enemies exist in all kinds of forms. The natural enemies of pest insects can be predators, parasitoids or pathogens. The natural enemies of pathogens are antagonistic bacteria, fungi and viruses, which suppress the growth and activity of the plant's pathogens. Cropping systems often lack sufficient enemies, leading to crop damage. Fortunately, we're able to develop biological control products from the naturally occurring enemies. After collecting, selecting and multiplying the best performing natural enemies present in their natural environment, we're able to develop them into biological control products. Farmers and foresters can buy and apply these products to protect their crops in an environmentally sustainable way. The range of biological control products remains limited today at just 3.5% of the total global crop protection market. Yet the market for these products is growing by 15% every year. The EU project BioComes is currently developing 11 new biological products to control pests and diseases in agriculture, horticulture and forestry, alongside new technologies for the production of beneficial viruses and nematodes against pests. More information about the research, results and expectations with respect to the development of these products and technologies is available on www.biocomes.eu. What we have discussed was we have done comparison between 3 things. What they were I have written here. We have discussed what is biocontrol agent, क्या होता है, हमें biological methods की help से 2 चीज़ों को control करना है। वो 2 चीज़ें क्या थी? We have to control the pest. पेस्ट को कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज क्या थी? We have to control the disease. हमें प्लांट में जो डिजीज होता है उनको कंट्रोल करना है।
अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, विडीसाइड्स, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था क्या होता था, नेचुरल प्रीडेशन होता था, जहाँ पे जो अटैक करने वाला होता है इंसेक्ट उसको प्रीडेटर बोलते हैं, और जिसपे अटैक करता है और जो अटैक होता है उसको प्रे बोलते हैं। तो उसमें वो नेचुरल सिस्टम थी। फिर हमने देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी है उससे इट इज वेरी हेल्दी, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितने लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं, जितना डाइवर्स इकोसिस्टम है, वो सब हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का यूज नहीं होता है। वहाँ पे दे आर यूजिंग सम यूनिक सिस्टम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। वो यूनिक सिस्टम की हेल्प से दे आर इरेडिकेटिंग, यानी कि दे आर किलिंग ओनली द हार्मफुल पेस्ट। जो पेस्ट हार्मफुल है उनको ही किल कर रहे हैं, जो पेस्ट प्लांट्स के लिए यूजफुल है वो किल नहीं हो रहा है। तो इकोसिस्टम यानी कि जो भी फूड वेब है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और प्लांट में डिजीज भी नहीं होगा, और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग है जिसकी हेल्प से हम लोग हेल्दी एनवायरनमेंट ला सकते हैं और प्लांट में डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव सीन कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग में हमें क्या देखा था कि वहाँ पे केमिकल्स का यूज हो रहा है, इसीलिए फूड वेब यानी कि फूड चेन जो भी इकोसिस्टम में चल रही है और वो ऑब्वियस है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना का इंटरेक्शन होता है, लाइक फ्लावर्स एज वेल एज एनिमल्स ऑन द इकोसिस्टम, इट विल गेट डिस्टर्ब। तो बेस्ट इन तीनों में से कौन सा था? इट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ वी विल मूव फर्दर। बायो कंट्रोल एजेंट्स के लिए उनके कुछ मेजर्स हैं, यानी कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके बायो कंट्रोल बनेगा, तब जाके हम बायो कंट्रोल मेथड का यूज कर सकें। कैसे? वी हैव टू सी, पहले तो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल्स। पहली चीज, केमिकल्स का यूज कम से कम होना चाहिए। वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल्स, यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वी डोंट हैव टू यूज लॉन्गर एनी मोर। दूसरी चीज क्या है? टू बिकम फेमिलियर विथ वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट आर टेकिंग और इनहैबिट मीन्स जहाँ पे रह रहे हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स लैंड पे रह रही है उनसे हमें वाकिफ होना है, उनसे फेमिलियर होना है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेस्ट कहाँ पे रह रहा है, कौन से प्लांट में रह रहा है, तब तक हम उसको किल नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये पेस्ट जो ये प्लांट में रह रहा है वो हार्मफुल है या फिर वो यूजफुल है, जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा वी वॉन्ट बी एबल टू इरेडिकेट द पेस्ट। तो हमें उन पेस्ट से फेमिलियर होना है जो कहाँ पे रह रही है, ऑन द लैंड। तीसरी चीज, पेस्ट और प्रीडेटर, यानी कि वी हैव टू नो कि कौन सी पेस्ट यूज करें सच दैट स्पेसिफिक प्रीडेटर ही उससे किल हो जाए, ना कि सारे। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम पेस्ट दैट इज इरेडिकेशन इज डन बट नॉट ऑल द पेस्ट आर बीइंग रिमूव, कम रिमूव होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग जहाँ पे केमिकल का यूज करके सारे की सारी पेस्ट जितने भी रह रही है लैंड पे प्लांट्स के साइड में वो सारी की सारी को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। होता है क्या, उसमें जो हेल्पफुल पेस्ट होती है वो भी किल हो जाती है। यहाँ पे क्या करना है, हमें हर एक लाइफ फॉर्म से वाकिफ होना है। वी हैव टू नो ईच एंड एवरी पेस्ट टेकिंग प्लेस, ईच एंड एवरी इंसेक्ट टेकिंग प्लेस असाइड द प्लांट। फिर उसके लिए कुछ जानना जरूरी है। व्हाट आर द थिंग्स? वी हैव टू नो देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे वो लोग डेवलप होते, कहाँ पे होते, कितना टाइम लेते। वी हैव टू नो द पैटर्न्स ऑफ फीडिंग। हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेस्ट इस इंसेक्ट को फीड कर रही है। हमें पता होना चाहिए कि एंट इस पे फीड कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर किस पे फीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग इंसेक्ट, this insect is helpful and I am having another insect, it is harmful। harmful कैसे? अगर वो इंसेक्ट कोई एक प्लांट के आजू बाजू में देखने को मिला then it will destroy the plant। helpful कैसे? अगर ये दिखने को मिला then it is good for the plant। यानी कि ये इंसेक्ट क्या करेगा, जो भी हार्मफुल इंसेक्ट है
उसको खत्म कर डालेंगे सच दैट प्लांट को कोई डिजीज होगा नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, फेमिलियर होंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे कि ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है। ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है। अगर हमें ये पता चल जाएगा then we will be able to eradicate only the insects which are harmful। जो harmful है उसको हम हटा देंगे, तो अभी क्या बचेगा, insects which are helpful। For that we have to use biocontrol agents to know their life cycle, to know the pattern of feeding and to know their habitat, कहाँ पे रह रहे हैं। हमें क्या जानना है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, वो किस इंसेक्ट पे फीड कर रहे हैं। यानी कि हमने इससे पहले देखा कि हेल्पफुल है, वो हार्मफुल को खा रहा है तो ठीक है। अगर हार्मफुल हेल्पफुल को खा रहा है तो वो ठीक नहीं है। सो हमें देखना है वो किस पे फीड कर रहे हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं। दिस 3 things if we are keeping in mind, then we can develop a very good biocontrol agent। See the last line, it is used why to make and develop appropriate biocontrol agent। हमें ऐसा biocontrol agent बनाना है जो बहुत ही appropriate हो, यानी कि उसी पेस्ट को किल करे जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, ना कि उसको जो प्लांट के लिए हेल्पफुल है। तो उसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी है, लाइफ साइकिल ऑफ दैट पेस्ट, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, किस पे वो फीड कर रहा है, किसको खा रहा है, और वो कहाँ पे रहते हैं। ये 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एंड these 3 points are biocontrol measures। First is to reduce the use of chemicals, second is to become familiar with the life forms of inhabits on the land। कौन से पेस्ट, कौन से इंसेक्ट्स कहाँ पे रहते हैं, उनसे वाकिफ होना है। वी हैव टू बिकम फैमिलियर, पता करना है हमें कि कौन से पेस्ट रह रहे हैं। देन पेस्ट और प्रीडेटर, उनकी लाइफ साइकिल का पता चलाना है, फीडिंग का पता चलाना है, वो कौन से इंसेक्ट्स को खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, टू मेक एंड टू डेवलप अप्रोप्रिएट बायोकंट्रोल एजेंट। अगर प्रॉपर बायोकंट्रोल एजेंट बनाना है विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेके चलना होगा, जिसको बोलते हैं बायोकंट्रोल मेजर्स। I hope this point and this particular topic is clear to you all, and we will move forward to our next topic in the next lecture। हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे, अभी तक हमने देखा कि बायोकंट्रोल एजेंट्स क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से हमें डिजीज को कंट्रोल करना है, पेस्ट यानी कि जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, बायोकंट्रोल की हेल्प से। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, उससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली बायोकंट्रोल में करते क्या है। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू सो मच। Hello students, I hope you all are doing well. We will continue our lecture from where we left, that was biocontrol agents. Exactly, the definition is the biological system used to control 2 things, to control the pest and to control the disease taking place in plants। हम ये 2 चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब तक क्या यूज हो रहा था, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट। ऑल ओवर हम बात करें तो हम और एनिमल्स स्टेइंग ऑन दिस अर्थ, सो ऑल ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी को सेफ और उसको और सेफ कौन बना सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट दिस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल व्हाट वी कैन यूज। वी कैन यूज बायोकंट्रोल एजेंट्स दैट आर using any microorganisms, utilizing them and using them to control the insects or the pest, but only those who are harmful, not the healthy ones। उसके लिए हमने देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं हो रहा है। उसके सामने कन्वेंशनल फार्मिंग में और कन्वेंशनल टेक्निक में हमने देखा था कि केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड, उसकी वजह से पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो रहा है। नाउ फर्दर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बायोकंट्रोल मेजर्स कौन से हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, वी नीड टू नो एग्जैक्टली द लाइफ साइकिल ऑफ एनी पर्टिकुलर पेस्ट।
वी नीड टू नो एग्जैक्टली कहाँ पे वो रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, वी नीड टू नो एग्जैक्टली ऑन whom दे आर फीडिंग। ये सारी 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एज वेल एज बायो कंट्रोल मेजर्स क्या बोल रहा है, दे हैव टू लुक फॉर दैट नो केमिकल्स आर यूज्ड, हायर सस्टेनेबिलिटी, हायर लाइफ, लॉन्गर लाइफ, such that environment is clean. So all these measures are taken for biocontrol. And उसके agents को अगर हम use करें, that agents are nothing but who are acting to kill harmful pest rather than to kill the useful pest, और उससे environment को harm नहीं पहुंचे. Further we'll continue the lecture. Examples of microbes in biocontrol agents. Now what are the examples of microbes? Here I have taken right now only one example. In next lecture we'll continue with many more examples. Ladybird, it is black and red strip insect. Ladybird, it is controlling something. वो किसको control कर रहा है? It is controlling aphids. Aphids is also a type of insect taking place or which is feeding on plants. But aphid is harmful compared to ladybird. What ladybird will do, it will not allow aphid to feed on any particular plant such that there won't be any harmful effect on plant, और वो plant का easy growth और development हो सकेगा। कब? जब कौन present होगा, there will be ladybird which will control or will kill aphids. So aphids are harmful, but ladybird are maintaining that harmful effect of insect on plant. How? By killing them. Next example is dragonflies. You must have seen dragonflies. What they do, they get rid of mosquitoes. They are used to kill mosquitoes. Now, if mosquitoes are present, they may also harm plant. They may also harm some of the small baby plants. So what is happening? Who is controlling mosquitoes? Dragonflies. Dragonflies are used to get rid of mosquitoes. If mosquitoes are more and more present in a particular place, then who is coming and feeding on mosquitoes? Dragonfly. If they will feed on mosquitoes number will get decreased. The lesser the mosquito, the lesser will be their harmful effect. So 2 example. एक है ladybird जो किस पे feed कर रहा है, किसको kill कर रहा है, aphids को, और दूसरा कौन है, dragonflies जो किसको breed out कर रहा है, जो किसको remove कर रहा है, mosquitoes को. ठीक है. Next, microbial biocontrol. Exactly came here the point. The use of microorganisms as a biocontrol agent. As we are discussing about microbes in human welfare, this is the must. So microbial biocontrol means what? Bacillus thuringiensis is the best example over here. Bacillus, it is rod shaped bacteria, we have discussed before too. Bacillus thuringiensis strain is used to kill some of the insects which are harmful to the plant. What is exactly happening here? Let's see. Bacillus thuringiensis, they are rod-shaped bacteria, but they are available in which form? कौन से form में वो लोग मिले जाते हैं? They are available in dry forms. Dry forms, but what is that form? It is known as spores. They are available in dry spores. हम क्या करेंगे? We will take this Bacillus thuringiensis dry spores, उसमें थोड़ा water mix करेंगे, so we'll get somewhat liquid in nature. Because they are dry spores, we need to add some water. These spores are nothing but Bacillus thuringiensis. So dry spores plus water. Now what is done? It is being sprayed on vulnerable plants. What do you mean by vulnerable plants? The plants which are having any harmful effects of any particular insect, which are suffering from that particular effect. अब यहाँ पे कौन प्लांट को इनहिबिट कर रहा है, उनके ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को कौन कर रहा है, और Bacillus thuringiensis किस पे एक्ट करेगा, किस इंसेक्ट को किल करेगा. There are 2 insects, or you can call it as butterfly and caterpillars. Butterfly and caterpillars जब भी ब्रेसिका प्लांट और फ्रूट जूसेस पे बैठते हैं, you can see here plants are brassica and fruit juice. So plants who are vulnerable, यानी कि वो कौन सी चीज से इन्फेक्ट या इफेक्ट, कौन सी चीजों को इफेक्ट कर रही है उनके ग्रोथ को,
that is butterfly and caterpillars. They are not allowing proper development and growth of plant. Who are not allowing butterfly and caterpillars? When these butterfly and caterpillars are taking place, against them we are using microbial biocontrol agents. तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? Bacillus thuringiensis. This particular Bacillus microorganism is responsible to kill butterfly and caterpillars. उनके ऊपर उनकी specific effect है, उनके अलावा वो किसी और को kill नहीं करेंगे. So what will happen? Only harmful insects are killed. उनको pest भी बोल सकते हैं. Harmful pests are killed, लेकिन useful pests are not killed here. So now further what will happen? हमने स्पोर्स लिए, वाटर में डाला, वी हैव स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट्स, यानी कि जिस प्लांट में कैटरपिलर और बटरफ्लाइज की एडवर्स इफेक्ट है उसी प्लांट में, और वो प्लांट कौन सा है? एग्जाम्पल ब्रेसिका एंड फ्रूट जूसेस, वेयर caterpillars and butterfly will take place. Now for example, see here, this is particular plant, butterfly is coming, feeding on this plant, caterpillar is coming, feeding on the leaves. Fine, they will feed on leaves on 80% most of the time. What will happen? They will eat whole plant, so no proper growth, no proper development. ठीक से plant grow नहीं कर पाएगा. तो अभी हमें क्या करना है? हमें Bacillus thuringiensis को वहाँ पे छिड़कना है. What we'll do? We'll spray there. Now again, next day, if butterfly is coming, caterpillar is coming, they won't be able to smell. They don't have that type of sense. They will again eat the plant. What will happen? Now see here. Plants are eaten by insects, or it is being eaten by larvae. Insects or their babies known as larvae. या तो वो क्या करेंगे? They will go and lay eggs over there, or they will eat over their leaves. अगर eggs है वहाँ पे तो थोड़े दिन बाद उसमें से लार्वा निकलेंगे, लार्वा भी प्लांट को फीड करते जाएंगे, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगा. लेकिन अभी हमने क्या किया? छिड़क दिया. अभी फिर से वहाँ पे आएंगे, वो लोग खाएंगे. अभी क्या होगा? Now what will happen? The toxin of Bacillus thuringiensis के spores और water as a toxin act करेंगे, यानी कि harmful effect होगा उस spores का. कौन से spores? Bacillus thuringiensis. जब वो लोग खाएंगे उस particular leaves को, वो पर्टिकुलर स्पोर्स उनके गट में चले जाएंगे. किनके गट में? इन द गट ऑफ लार्वा और इन द गट ऑफ पर्टिकुलर बटरफ्लाई और कैटरपिलर. उनके गट में चले जाएंगे और वहां पे जाके वो टॉक्सिन रिलीज होगा. जैसे ही वहां पे जाके वो टॉक्सिन रिलीज होगा, दैट पर्टिकुलर लार्वा विल बी किल्ड, दैट पर्टिकुलर कैटरपिलर विल बी किल्ड ऑफ. गेटिंग द पॉइंट? अगेन, दिस इज अ पर्टिकुलर प्लांट. We are talking about microbial biocontrol. Microbes की हेल्प से कोई एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट इंसेक्ट को या तो पेस्ट को हमें किल करना है, जो क्या कर रहा है? प्लांट को ग्रो होने नहीं दे रहा है. प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अकरिंग. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट का? दैट इज Bacillus thuringiensis. किस पे एक्ट करेगा? स्पेसिफिकली ऑन बटरफ्लाइज एंड कैटरपिलर. और ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन से प्लांट में? ब्रेसिका. अगर वो ब्रेसिका का प्लांट है ये, वहाँ पे बटरफ्लाई कैटरपिलर रोज जाके ईट करते हैं लीव्स को, रोज जाके ईट करते हैं. नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. नाउ वी आर स्प्रेइंग द स्पोर्स ऑफ Bacillus thuringiensis plus some amount of water. Now what is happening? We are spraying that. They are not having sense such that they can detect that yes, Bacillus thuringiensis is there. No, they cannot detect is it. What will happen? They will again eat. So if their larva is present, caterpillar is present, when they will eat, that toxin will enter inside that gut and it will get released in the gut, so such that that caterpillar and that butterfly is killed. So this is the basic cycle of how microbes biocontrol agent work. This is the first example we have seen. First we have seen ladybird किसको kill करते हैं? aphids को. Dragonflies will kill mosquitoes, and then we have seen exact microbial biocontrol. Biocontrol यानी हमने देखा था कि biological things या तो biological microbes की help से हम लोग कुछ ऐसा करते हैं यूनिक, जिसकी वजह से हमें chemicals यूज नहीं करना पड़ता है और अनवांटेड पेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते, स्पेसिफिक पेस्ट ही डिस्ट्रॉय होते हैं. यहाँ पे स्पेसिफिक हमने क्या देखा? Bacillus thuringiensis is specifically acting on butterfly and caterpillar, no one else. So it is not harming the environment, it is not destroying helpful pest जो
ब्रेसिका के प्लांट को ग्रोथ करने में जो हेल्प करेगा वो इंसेक्ट को किल नहीं करेगा. किसको किल करेगा? जो उसको हार्म कर रहा है. एंड द एनवायरमेंट इज ऑल्सो सेफ. And we'll move on to next another examples also. But I will be keeping after this lecture one video which will be based on 2 examples of these biocontrol agents. Please look forward to that and stay tuned. Thank you so much. Pests are found in every crop. But what are pests? And how can Koppert help you control them biologically? This animation will show you 2 examples. The first example is the control of aphids. Aphids live for 3 weeks at the most. Within that period, they can give birth to a couple of hundred young aphids. As these young aphids also immediately set to work, they can quickly become a pest that can cause much damage. So when there are too many harmful creatures, it means they are a pest. Damage can be caused because they feed on plant sap, leave waste, or eat into the leaves. The plant will become weak and ill, and will produce less or lower quality fruit. Flowers or ornamental plants will become unfit for sale. What can be done against pests? Koppert produces natural enemies of pests. Enemies as they are also found in nature. If these natural enemies are distributed in the crop, they will render the pest harmless. In this case, the parasitic wasp Aphidius colemanni is used. The so-called mummies of this parasitic wasp are mixed with dosage material and then distributed. Like the aphid, the parasitic wasp measures only 2 millimeters. After the parasitic wasp has emerged from the mummy, it will search for the pest, in this case the aphid, in order to reproduce. Within half a second, she deposits an egg inside the aphid. This is called parasitism. In the course of a few days, the aphid will swell because of the growing parasitic wasp larva inside its body, and will then change into a mummy. After about 2 weeks, the fully grown parasitic wasp will make a hole from the inside through which it leaves the mummy. If the wasp is a female, she will look for a male to mate with. Immediately after this, she will start searching for aphids to deposit her eggs in. In this way, the number of aphids will decrease and a biological balance will be reached. The second example is the control of spider mite. This harmful mite feeds on the plant's sap. In doing so, it damages the plant tissue, causing the plant to lose leaf green and sometimes even to die. The spider mite is a tiny insect that can lay over 100 eggs, from which new spider mites develop after a little over a week. But Koppert has found a natural enemy for this pest too, a predatory mite to control spider mite. Phytoseiulus persimilis is its Latin name. It is supplied as adult mite in a shaker bottle. A predatory mite is a real predator because it kills its prey by eating it or by pricking it and sucking it empty. The development of the predatory mite is similar to that of the two-spotted spider mite. Like many beneficials, the predatory mite can only live when its prey is present. The parasitic wasp and the predatory mite are just two examples of biological crop protection. Koppert offers many other products for biological control. They are all aimed at a healthy future with growing clean and safe. Several years ago, the grass alfalfa was substantially reduced in the northeastern United States due to a killer pest called alfalfa weevil. Now, alfalfa was a very essential produce in the grasslands of the United States, as it was grown as fodder for cattle and also helped increase agricultural efficiency as it was a leguminous plant. Realizing the importance of diminishing alfalfa,
and to combat the alfalfa weevil terror, natural enemies of the pest, such as a small wasp called Bathyplectus and lady beetles, were introduced. Sometimes, farmers went to the extent of importing such beneficial insects from far-off countries like China to check the weevil pestilence. This use of biological methods to control plant diseases and pests is called biological pest control, whereas the beneficial organisms nurtured to deal with pests are known as biocontrol agents. This biocontrol method, which relies on natural predation, is in stark contrast to the modern-day practice of dealing with insects and pests with toxic chemicals such as pesticides and insecticides. Not only are these chemicals harmful to human beings, animals, and the environment, since they pollute soil and groundwater with their toxicity, but they are also expensive for farmers, especially in developing countries like India. Recently, after a spate of suicides by Indian farmers in the Vidarbha region of Maharashtra due to failed crops and deaths, scientists suggested organic farming as a means of smart agriculture that would also save them from spending money on chemicals like insecticides, pesticides, and weedicides. The principle of organic farming lies in biodiversity. The greater the variety of flora and fauna in the fields, the more sustainable is farming. Therefore, in organic farming, insects and pests are not always completely eradicated. Rather, they are kept at manageable levels within the living ecosystem. At times, eradication of pests is actually undesirable because several beneficial predatory and parasitic insects depend on them as food or hosts for their survival. Organic farming, in other words, is an attempt to create a living, vibrant and natural ecosystem in the fields by using natural green manure, compost, organic insecticides, fertilizers, and biological pest control methods, and limiting the use of synthetic pesticides and fertilizers. Organic farming, therefore, requires an understanding of various interactions that take place between different flora and fauna that live in the fields. Also, it is important to possess detailed knowledge of the different life forms that live in the fields, their life cycles, feeding patterns, and preferable habitats. Such knowledge of life around the field helps implement biocontrol of pests. For instance, insects such as the lady beetle, also known as the ladybird, can be used to eliminate aphids, whereas dragonflies can stamp out mosquitoes. Keeping facts like this in mind, beneficial insects that serve as biocontrol agents are conserved under an Integrated Pest Management or IPM program. IPM is an integrated approach to crop management to solve ecological problems relating to agriculture. It provides an efficient solution to organic farming since it involves biological controls. For example, you may have heard of Bt cotton and Bt brinjal in the news. Did you know that Bt stands for the bacteria Bacillus thuringiensis? Bt is a microbial biocontrol agent
that is introduced into fields to control butterfly caterpillars. Bt is available as dried spores, which are mixed with water and sprayed on plants such as brassicas that are under attack from insect larvae. When insect larvae consume the spores or crystals of this bacteria, the alkaline pH of their gut activates the crytoxin present in the bacterial spores, which ultimately kills the larvae. These toxins in Bt are insect-specific and therefore do not harm other organisms. The biocontrol agent Bt is also used to develop genetically modified Bt crops such as Bt cotton and Bt brinjal by introducing Bt genes into cotton and brinjal plants respectively with the help of genetic engineering. These crops then become resistant to attack by insect pests. Another natural insecticide called pyrethrum, extracted from the flower head of Chrysanthemum cinerarii folium, is used in organic farming practices. Moreover, due to the insecticidal properties of the plant, it is also sometimes grown near crops to repel insects such as aphids and leafhoppers. Likewise, a free-living fungus called trichoderma, which is very common in plant roots, acts as a biocontrol agent for various plant pathogens. In addition, baculoviruses of genus Nucleopolyhedrovirus are used as biocontrol agents for insects and other arthropods. These viruses have an additional advantage as they are species-specific. They do not harm other plants, mammals, or other non-target insects. Such biocontrol agents are especially desirable in IPM programs or when an ecologically sensitive area is being treated. In this manner, biocontrol agents play a dual role by helping in organic farming and maintaining a balance in the ecosystem.